नमस्कार स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं श्वसन के बारे में। श्वसन जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेशन कहते हैं, ये क्या होता है देखिए, इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। और हम श्वसन के अंदर क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं, है ना। और वो जो गैस हम अंदर ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, वो अंदर अपने शरीर में जाकर के क्या काम कर रही है ना। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो किसके अंदर आ जाती हैं, श्वसन की प्रक्रिया में आ जाती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी की गई है, क्रियाकलाप किया गया है, जिसमें क्या करना है आपको, इसमें लिख रखा है कि आपको ये दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये जो कांच की नली है इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो ये दो टेस्ट ट्यूब ले ली और इसके अंदर क्या डालना है आपको, चूने का पानी डालना है, ठीक है ना। हिंदी में इसको परख नली कहते हैं, इंग्लिश में टेस्ट ट्यूब कहते हैं। तो इसके अंदर क्या लेना है आपको, चूने का पानी लेना है दोनों के अंदर। और चूने का पानी लेने के बाद में क्या करना है, एक परख नली के अंदर तो आपको अपने मुख से हवा भरनी है उसके अंदर, है ना, नली के द्वारा हवा भेजनी है। और एक परखनली में आपको पिचकारी के द्वारा यानी कि सिरिंज के द्वारा उसमें हवा भेजनी है। तो देखो हम जो हवा भेजेंगे ना, उसमें क्या ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं फिर वो सांस छोड़ेंगे वही तो जाएगी इसमें। तो उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये जो चूने का पानी है ये जल्दी से क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, यानी कि सफेद सफेद सा हो जाएगा। जबकि जो पिचकारी द्वारा इधर जो हम हवा भेजेंगे उसके अंदर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अपने सांस द्वारा छोड़ी गई मात्रा से कम होगी इसके अंदर, इसलिए इसमें चूने का पानी दूधिया होने में टाइम लगेगा ना, और हल्का दूधिया होगा, टाइम लेगा, बाद में होगा ना। जबकि इसके अंदर तुरंत दूधिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई हमारे सांस के अंदर जो गैस निकल रही है वो कौन सी है, CO2 गैस ज्यादा होती है, ठीक है ना। यानी कि हम CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर दिखाया गया था इस एक्टिविटी में, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट चलते हैं नीचे इसकी थ्योरी पे। तो ये तो क्रियाकलाप है जो मैंने आपको समझा ही दिया था एक तो, है ना। और यस, पिछले अनुभागों में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके थे। यानी इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो कौन सा पढ़ा था, वो पढ़ा था हमने जीवों के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है ना, भोजन किस प्रकार से होता है, ये हम पहले पढ़ चुके थे। जिन खाद्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण यानी कि अंदर ग्रहण करना, शरीर के अंदर ग्रहण करना, पोषण प्रक्रम में पोषण प्रक्रम के लिए होता है। कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जीव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। यानी कि हम भोजन प्राप्त करते हैं और उस भोजन से हमारे को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। विविध जीव इसे विभिन्न भिन्न विधियों द्वारा करते हैं, यानी अलग अलग जीव इसको अलग अलग विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, अपने शरीर के अंदर लेते हैं भोजन को। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। यानी अब देखो बात ये आती है कि हमारे को जो ऊर्जा मिलती है वो खाद्य पदार्थों से मिल रही है, यानी भोजन से मिल रही है। तो फिर हम सांस क्यों लेते हैं, सांस से क्या हो रहा है, श्वसन से क्या हो रहा है, श्वसन से हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं ना। और वो ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, इस जो भोजन को जो पच जाता है, उस पचे हुए भोजन को यानी कि जो ग्लूकोज बन जाता है ना, उस ग्लूकोज को तोड़ करके क्या प्रदान करता है, उससे ऊर्जा प्रदान करता है। यानी कि ऊर्जा प्रदान करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन भी जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज तो किससे मिल जाएगा, भोजन से। लेकिन अब ग्लूकोज तो मिल गया भोजन से, लेकिन ग्लूकोज से जो ऊर्जा मिलेगी वो कब मिलेगी, जब इस ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन क्रिया करेगा, ठीक है ना, तब हमारे को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई भोजन के साथ साथ में श्वसन भी जरूरी है, अगर श्वसन नहीं करेंगे तो भी मर जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए श्वसन भी जरूरी है भोजन के साथ साथ। तो कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग यानी ऑक्सीजन का उपयोग किसके लिए करते हैं, ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित करने के लिए करते हैं। जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पद का उपयोग करते हैं, यानी हमारे अंदर ये ग्लूकोज किसकी वजह से टूटती है, ऑक्सीजन की वजह से टूटती है, जो कि हम सांस द्वारा लेते हैं। जबकि कुछ अन्य जीव जो छोटे जीव होते हैं उसके अंदर ये बिना ऑक्सीजन के भी टूट सकती है ना, अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, जिसका डायग्राम बना रखा है इसमें, है ना, वो भी देखेंगे। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज को 6 कार्बन वाले अणु का 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन है। यानी कि जो ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, 6 अणु होते हैं, ठीक है ना। अब इसको दो भागों में तोड़ा जाता है। जब 6 कार्बन वाले अणु को दो भागों में तोड़ेंगे तो तीन तीन कार्बन
वाले अणु बनेंगे, ठीक है ना, यानी 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट इसमें तोड़ दिया जाता है, यानी कि 2 अणु बन जाएंगे इसके 3-3 कार्बन वाले। ये विखंडित का मतलब टूटना हो गया, ठीक है ना। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है, और कोशिका द्रव्य किसमें होता है, कोशिका के अंदर होता है, यानी कोशिका द्रव्य में ये प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात पाइरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में ये कंप्लीट हो गई प्रक्रिया। इसके बाद में क्या होगा, ये जो पाइरुवेट बना था, ये पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल में, और इथेनॉल के साथ में एक और चीज बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है ना। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है जिसको हम फिर सांस द्वारा वापस से बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है, और ये जो इथेनॉल बना, है ना, ऐसा ही प्रक्रम किसमें होता है, किण्वन की प्रक्रिया में होता है, ठीक है ना। और किण्वन की प्रक्रिया किसमें होगी, यीस्ट नाम के जीवाणु में होती है, तो यीस्ट के अंदर होता है ये, क्योंकि यह प्रक्रम वायु यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखो हमारे अंदर तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है हमारे अंदर तो, ना, लेकिन जो यीस्ट होता है, उस यीस्ट के अंदर जो किण्वन की प्रक्रिया होती है, उसके अंदर बिना ऑक्सीजन के ही ये ग्लूकोज टूट जाता है। किस किस में टूटेगा, पाइरुवेट किस में टूट जाएगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, किसमें, यीस्ट के अंदर बिना ऑक्सीजन के, ठीक है ना। तो इसे हम क्या क्या कहेंगे, अवायवीय श्वसन कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि जब यह प्रक्रम, यानी कि ये जो ग्लूकोज टूटने का जो प्रक्रम है, ये बिना ऑक्सीजन के ही हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अवायवीय श्वसन कहेंगे। और हमारे अंदर क्या होगा, ये वायवीय श्वसन होगा, जबकि ईस्ट में क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें वायु की आवश्यकता नहीं है, वायु का मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है ना। पाइरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी हमारे अंदर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया होती है, और उसके अंदर ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ठीक है ना। तो हमारे अंदर तो ऑक्सीजन का उपयोग होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पाइरुवेट अणु को करने विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देता है, यानी कि जब ग्लूकोज टूटेगा पाइरुवेट में, तो क्या बनेंगे, 3 अणु बनेंगे, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है ना। दूसरा उत्पाद क्या बनता है, इसमें जल बनता है, क्योंकि यह प्रक्रम वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। देखो, यानी कि हमारे अंदर क्या हो रहा है, ये जो प्रक्रम है, ये किसकी उपस्थिति में हो रहा है, वायु की उपस्थिति में हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। क्या कहेंगे, वायवीय श्वसन कहेंगे। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, यानी कि हमारे अंदर ऊर्जा ज्यादा बनती है, ठीक है ना। यानी क्योंकि हमारे अंदर वायवीय श्वसन होता है, तो हमारे अंदर क्या बनेगी, ऊर्जा ज्यादा बनेगी। तो ये लिखा हुआ इसमें, कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो पाइरुवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यानी कभी कभार क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा काम करते हैं, है ना, हम बोल रहा नहीं कि कभी कभी हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है, तो ऑक्सीजन का अभाव कब होगा, जब हम बहुत ज्यादा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो क्या होगा, हमारे शरीर में ऊर्जा ज्यादा बननी चाहिए, तो वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंच नहीं पाता है, जिससे क्या हो जाता है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, कमी हो जाती है, जिससे पाइरुवेट जो टूटता है ना, पाइरुवेट, तो वो क्या होता है, दूसरा पथ अपना लेता है, यानी कि दूसरे तरीके से टूट जाता है, और यहाँ पे पाइरुवेट एक अन्य 3 कार्बन वाले लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक प्रकार से एक दूसरा प्रोडक्ट बन गया लैक्टिक अम्ल, है ना। और इस लैक्टिक अम्ल की वजह से ही हमारे को फिर क्या होती है, थकान महसूस होती है, यानी जब हम वर्क करेंगे, तो मांसपेशियों में क्या हो जाएगी, ये लैक्टिक अम्ल जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे को वहां पे दर्द भी हो जाएगा मांसपेशियों में, और थकान भी महसूस होने लगेगी। अचानक किसी प्रक्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है, यदि ये क्रिया अचानक हो। वैसे तो ये क्या है, काम करते हैं तब होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन अगर मान लो ये अचानक हो रही है ये क्रिया, तो उससे क्या हो सकता है, क्रैम्प का कारण हो सकता है, यानी कि हमारे को मतलब अचानक से ऐसे मतलब झटका सा लग सकता है, ठीक है ना, अगर ऐसा हो तो। वैसे ये अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, जिससे हमारे को थकान महसूस होती है, ठीक है ना। तो ये रीजन है थकान महसूस होने का, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है, जिसके कारण वहां पे दर्द भी होने लगता है। तो इसी को हम इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है, भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी देखिए क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज में कितने कार्बन के अणु होते हैं, 6 कार्बन के अणु होते हैं, और ये प्रक्रिया किसमें होती है, कोशिका के द्रव्य में, यानी कोशिका के अंदर जो द्रव्य है उसमें।
ये पाइरुवेट में टूट जाएगा, और पाइरुवेट में होते हैं 3 अणु होते हैं किसके, कार्बन के। और जब ये टूटता है तो क्या बनती है, साथ में ऊर्जा बनती है, और इस ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं, कार्य करने में करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट बाद में किस किस तरह से टूट सकता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ये टूटता है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये किसमें टूटेगा, हमारे अंदर टूटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ टूट रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है ना, और अनुपस्थिति में होता है यीस्ट के अंदर, ठीक है ना। और यीस्ट में ये टूट जाएगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, और 2 अणुओं का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और ऊर्जा बन जाएगी साथ में, ठीक है ना। ऑक्सीजन का अभाव, देखिए ये तो ऊपर तो टूटा था ईस्ट में, अब ऐसे ही ऑक्सीजन के अभाव में टूटता है जब हमारी पेशियों के अंदर, तो हमारी पेशियों के अंदर क्या बन जाता है, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, ठीक है ना, और साथ में ऊर्जा बनेगी, लेकिन वो कम मात्रा में बनेगी, ठीक है ना। और कार्बन के कितने अणु बनेंगे, यहाँ पे 3 अणु बन जाएंगे, क्योंकि लैक्टिक अम्ल कितने अणुओं वाला होता है, 3 कार्बन अणुओं वाला होता है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ये टूटता है तो वो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, हमारी कोशिका के अंदर, ठीक है ना। और तो यह क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, और ऊर्जा बनती है। तो वास्तविक जो रेस्पिरेशन है वो तो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, और इसी प्रकार के श्वसन से हमारे क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। तो रियल रेस्पिरेशन तो ये है, और ये थकान होती है तब हो जाता है ऐसा ना, और ये ऊपर वाला ईस्ट के अंदर होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम चलते हैं इसमें। यस, देखिए कोशिका श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्कालिक एटीपी, यानी कि ये जो ऊर्जा बनती है ना, ये ऊर्जा किस फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में, एटीपी के रूप में बनती है, ठीक है ना। नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती हैं, जो कि कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है, यानी कि ऊर्जा के रूप में ये एटीपी का अणु काम में आता है, ठीक है ना। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोष्मिक यानी एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है, यानी कि कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उन सब के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा किससे मिलेगी, एटीपी से मिलेगी, है ना। और एटीपी कैसे बनता है, ये श्वसन द्वारा बनता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए एटीपी जो है उसके बारे में और यहाँ पे डिटेल से लिख रखा है, तो देख लीजिए एटीपी के बारे में डिटेल से, कि एटीपी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है, यानी एटीपी को क्या बोलते हैं, हम ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, ठीक है ना, ऊर्जा की मुद्रा बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एटीपी उपयोग एडीपी, यहाँ पे एडिनो डाइफॉस्फेट है, ये इसका पहले वाला रूप होता है ना, एटीपी का पूर्व रूप होता है एडीपी, तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब एडीपी के अंदर अकार्बनिक फास्फेट मिल जाएगा तो क्या बन जाता है, एटीपी बन जाता है। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है समीकरण बना करके कि एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना। डी का मतलब यहाँ पे डाई है, यानी 2 अणु होते हैं फास्फेट के, जब इसमें एक और फास्फेट मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है, एडीपी से क्या बन जाएगा, जब एक फास्फेट और जुड़ जाएगा इसमें बंध बना लेगा, यहाँ पे ये बंध है, तो एटीपी बन जाएगा, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है ना। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 अणु बन जाएंगे, इसमें जुड़ जाएंगे फास्फेट के, और ये बन जाएगा एटीपी। आंतो आंत्रोष्म प्रक्रम, कोशिका के अंदर जो भी प्रक्रम होते हैं उन सबको क्या बोलेंगे, आंत्रोष्मिक प्रक्रम, जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग कोशिक क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है, यानी इतनी ऊर्जा इससे बनती है, एक एटीपी से हमारे शरीर को मिलती है। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में जितने प्रकार की ऊर्जा बनती है वो सब एटीपी की रूप से ही बन पाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है, यानी कि सभी क्रियाओं के लिए एटीपी का उपयोग किया जा सकता है ना।
क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, क्योंकि वायवीय जो श्वसन है वो तो ऑक्सीजन पर ही निर्भर करेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें वायु यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जाए। तो वायवीय श्वसन करने वाले जितने भी जीव हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधे, हम जितने भी बड़े जानवर हैं, सब उन सबको क्या है आवश्यकता है कि वे ऑक्सीजन ग्रहण कर सके वो, ठीक है ना, इसकी आवश्यकता है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा करते हैं, है ना। पौधों के अंदर क्या होते हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन रंध्र के द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना। और जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और पौधों के अंदर जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो श्वसन की प्रक्रिया तो हमारी जैसे ही होती है, ठीक है ना। तो दो अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं पौधों में, ये ध्यान रखना थोड़ा ना। और अंतर कोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में हैं। तो पौधों की पत्तियों के अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश भी होते हैं। अंतर कोशिकीय अवकाश का मतलब दो कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान होता है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि भाई सभी कोशिकाओं के पास में वायु पहुंच जाएगी, वायु के संपर्क में रहेगा। क्योंकि अंतर कोशिकीय अवकाश में वायु जब चल जाएगी तो सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में आ जाएगी, है ना। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, पौधों के अंदर, पत्तियों के अंदर रंध्र के द्वारा हो रही है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा हो रही है। विसरण की प्रक्रिया का मतलब है कि ऑटोमेटिक सांद्रता प्रवणता के अकॉर्डिंग गैसों का आदान प्रदान हो जाता है ना। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है ना। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हो रही है, यानी कि क्योंकि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ओनली दिन में होती है, जब प्रकाश निकलता है या प्रकाश मिलता है पौधों को, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। तो दिन में ही होता है सूर्य, तो दिन में ही होगी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, रात के अंदर नहीं होगी, है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, भोजन बनाने की प्रक्रिया है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया अलग है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अलग है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है ना, इस प्रक्रिया में। जबकि जो श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन के अंदर क्या होता है, पौधों के अंदर श्वसन हमारी जैसे ही होगा। श्वसन के अंदर ये ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, ठीक है ना। और जिससे इनके शरीर को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। ओके, तो श्वसन हमारी जैसे ही होता है पौधों में, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रात में नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान की प्रक्रिया है, ठीक है ना। तो रात के अंदर केवल श्वसन होता है, इसका मतलब केवल कार्बन डाइऑक्साइड की आदान प्रदान की प्रक्रिया होगी। दिन में श्वसन के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती हैं, क्योंकि पौधे दिन के अंदर तो दोनों ही प्रक्रिया करते हैं, श्वसन भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। तो दिन के अंदर जो श्वसन में जो इनकी CO2 निकलती है, उसका उपयोग किसमें कर लेते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण में कर लेते हैं। अतः कोई CO2 नहीं निकलती है, अतः इस समय ऑक्सीजन का निकलना ही मुख्य घटना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, क्योंकि श्वसन के द्वारा जो ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसका ये वापस उपयोग कर लेंगे दिन के अंदर, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में। तो हमें लगता है कि भाई केवल ये ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, तो दिन के अंदर ये केवल ऑक्सीजन ही इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जो CO2 बन रही है उसका ये वापस से उपयोग कर लेंगे, किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, ठीक है ना। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। तो अब जंतुओं के अंदर, पेड़ पौधों में तो केवल रंध्र के द्वारा ही हो जाएगा ये काम, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, लेकिन जंतुओं के अंदर क्या होता है, ऐसे सिंपल नहीं होता पाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड से वापस मतलब निकालने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए क्या होता है, अंग होते हैं, अलग अलग क्या होते हैं, अंग होते हैं, अंग और सिस्टम होता है, पुराना तंत्र होता है। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, यानी कि जो स्थल पे रहते हैं वो कौन सी ऑक्सीजन लेते हैं, वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं। परंतु जो जल में रहने वाले जीव हैं, वो जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो वो क्या लेते हैं, जल के अंदर घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं, जो जल में रहते हैं, है ना। ये एक क्रियाकलाप आ गया, ठीक है ना, जिसको आप देख सकते हो। और जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेयशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा में
मात्रा की तुलना में कम होती है ना, क्योंकि जल के अंदर जो घुलनशील ऑक्सीजन है वो कम होती है वायु की तुलना में, इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। द्रुत का मतलब तेज गति से होती है, अधिक गति से, है ना। तो जल के अंदर जो जीव रहते हैं ना, वो बहुत जल्दी जल्दी से सांस लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको जल्दी जल्दी से सांस लेंगे तभी उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाएगी। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती हैं तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती हैं। क्योंकि जल इसलिए ले रही है क्योंकि जल के अंदर जो घुलनशील ऑक्सीजन है उसको फिर कौन ले लेंगे, क्लोम ले लेंगे, ठीक है ना। वो क्लोम ले लेते हैं, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है, और यहाँ इस क्लोम के अंदर जो मतलब पानी पहुंचा, उस पानी के अंदर जो विलेयशील ऑक्सीजन है वो कहाँ पहुंच जाएगी, रुधिर में पहुंच जाएगी। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं कौन, स्थलीय जीव, जैसे कि हम। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों के द्वारा अवशोषित की जाती है। तो अलग अलग छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, बड़े जीव होते हैं, उन सब में अलग अलग तरीकों से ये ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है ना। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अवशोषित हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा क्षेत्रफल होना चाहिए। तो अपने अंगों की संरचना ही ऐसी होती है कि ऑक्सीजन को अवशोषित करने के लिए क्षेत्रफल ज्यादा हो, क्योंकि ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली होती है। यानी कि अब क्योंकि गैसों का क्या होना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए, तो गैसों का आदान प्रदान होने के लिए ये जो परत होगी ये क्या होगी, बहुत ही पतली होगी, ताकि गैसें इसमें से आसानी से आर पार हो सके। तो ये परत बहुत ही पतली होती है, ठीक है ना, ये सतह बहुत ही क्या होती है, पतली और मुलायम होती है, जिससे आदान प्रदान होता है, जिससे अपने फेफड़ों की सतह की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। तो अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी सतह क्या होती है, बहुत ही पतली होती है, फेफड़ों के अंदर की सतह, ताकि ये गैसें दोनों आदान प्रदान हो सके। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। इसीलिए जो फेफड़े होते हैं वो कहाँ होते हैं, शरीर के अंदर होते हैं, क्योंकि वो परत तो बहुत ही पतली होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। अब वहां फेफड़ों तक, यानी कि अपने जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, वहां तक वायु पहुंचने के लिए क्या होता है, एक रास्ता होता है वायु के पहुंचने के लिए। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए क्रियाविधि होती है, यानी कि हमारे फेफड़ों तक वायु अंदर और बाहर होती है, इसके लिए क्या होती है, पूरी एक क्रियाविधि होती है, ठीक है ना। और उस क्रियाविधि को ही हम समझेंगे। तो देखिए अब हम अपने जो फेफड़े होते हैं उसके अंदर वायु जाती है, किस प्रकार जाती है, उसके लिए ये क्या है, अपना पूरा श्वसन तंत्र है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप पहले ऐसा करते हैं, पहले इसको देखो थ्योरी पढ़ते हैं। मनुष्य में ये इस चित्र के अंदर दिखाया गया है श्वसन तंत्र ना, वायु शरीर के अंदर नासा मार्ग द्वारा जाती है, नासा द्वार, है ना। नासा द्वार कह सकते हैं इसको, नासा द्वार का मतलब अपना नोज होता है, नाक होता है, उस नाक के द्वारा ये वायु अंदर जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित होती है, निस्पंदित होने का मतलब छन जाती है, यानी कि नाक के अंदर जो छोटे छोटे रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, उन बालों की वजह से क्या होती है, वायु छन जाती है ना। अगर मान लो वायु के साथ में कोई डस्ट पार्टिकल जा रहा है, कोई कण जा रहा है ना, तो वो धूल मिट्टी का कण वहीं पे छन करके बाहर ही रह जाएगा, अंदर फेफड़ों तक नहीं जाएगा, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है, यानी कि वायु एकदम साफ होकर के अंदर चली जाती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है, यानी कि नाक के अंदर क्या होती है, श्लेष्मा की परत होती है। श्लेष्मा क्या होता है, एक चिकना पदार्थ होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, अगर मान लो धूल मिट्टी के कण पहुंच जाए तो उनको वहीं पे चिपका लेता है और फेफड़ों में नहीं जाने देता है, ठीक है ना। तो श्लेष्मा क्या है, एक चिकना पदार्थ है। परत जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। फुफ्फुस का मतलब फेफड़े, है ना, फुफ्फुस का मतलब क्या होता है, फेफड़े, ओके, इंग्लिश में जिनको लंग्स कहते हैं। तो वायु कंठ से होते हुए कहाँ पे जा रही है, फुफ्फुस में जा रही है, यानी अपने फेफड़ों में जा रही है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, और कंठ में क्या होते हैं, उपास्थि के वलय, वलय का मतलब गोल गोल छल्ले, ये जो गोल गोल टाइप के जो दिख रहे हैं इनको कहते हैं वलय, रिंग टाइप के, है ना। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो, यानी कि देखिए ये मतलब वलय होते हैं कंठ में,
और जिससे क्या होता है, ये नली पिचकती नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो आप पानी की पाइप को देखते हो तो पानी की पाइप क्या होती है, पिचक जाती है कभी कभार, जब उसमें पानी नहीं जाता तो पानी की पाइप पिचक जाती है। ऐसे ही मान लो अपना ये, मान लो ये वायु नली पिचक जाए तो इसमें वायु कैसे जाएगी, तो ये वायु नली पिचके नहीं, है ना, सिकुड़े नहीं, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, ये उपास्थि वलय होते हैं। तो इस डायग्राम को देख लीजिए, ठीक है ना। ये मुख गुहा है, यानी कि हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, वो सही है। वैसे मुख गुहा के द्वारा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मुख द्वारा लेने से क्या होगा, वायु छन नहीं पाएगी, है ना। तो नाक के द्वारा ही वायु लेनी चाहिए, सांस लेना चाहिए। ये ग्रसनी आ गई, ठीक है ना। तो ग्रसनी के अंदर देखिए वायु जाएगी, फिर वायु ग्रसनी से होते हुए कहाँ जाएगी, कंठ में जाएगी। कंठ से होते हुए ये आगे श्वास नली आ गई, ठीक है ना, इसमें जाएगी, जिसमें अंदर क्या है, उपास्थि वलय है, ठीक है ना। और यहाँ से जाते हुए फिर ये आगे क्या आ जाते हैं, दो फेफड़े आ जाते हैं, जिनको यहाँ पे लिख रखा है फुफ्फुस, ठीक है ना। तो ये फुफ्फुस, इसका मतलब क्या है, ये फेफड़ा है, ठीक है ना। फेफड़े को यहाँ पे क्या लिखते हैं, फुफ्फुस, लंग्स जो है ना। तो ये फुफ्फुस हो गया। और ये ऊपर क्या है, ये फसलियां है, ठीक है ना। फसलियों से ये क्या है, सुरक्षित है, ताकि ये पिच मतलब इन पे कोई जोर, धक्का, चोट नहीं लगे, है ना। तो ये फसलियों के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। तो ये फसलियां दिखा रखी हैं। ये नीचे क्या है, देखो डायफ्राम, ठीक है ना। ये क्या है, डायफ्राम है, जो क्या करता है, इन फुफ्फुस को यानी कि फेफड़ों को फैलाता है और सिकुड़ता है, ठीक है ना। ये डायफ्राम क्या होता है, ऊपर नीचे होता रहता है, जिससे ये फूलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, फिर फूलते हैं, फिर सिकुड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हवा अंदर आती है, बाहर जाती है, अंदर आती है, बाहर जाती है, ठीक है ना। और ये श्वसनिका, श्वसनिका का मतलब ये जो फेफड़े हैं, इसके अंदर ये जो और मतलब आगे छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, जिनको हम कहते हैं श्वसनिका। और कूपिका कोष, लास्ट के अंदर जो एक छोटी सी कूपिका दिख रही है आपको, गोल सी स्ट्रक्चर इस फेफड़े के अंदर, उस छोटे से पार्ट को कहते हैं कूपिका कोष, जिसको यहाँ पे देखो बड़ा जूम करके बनाया हुआ है, ये है कूपिका। तो ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम में, ये वाला पोर्शन कहाँ पे है, ये छोटा सा हिस्सा दिखा रखा है इसका कूपिका का, ठीक है ना। तो यहाँ जाती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, शरीर में बन करके यहाँ पे आ जाती हैं, और यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान यहाँ पे होता है कूपिका के अंदर, ठीक है ना। और इस कूपिका की जो झिल्ली होती है वो बहुत ही पतली होती है, ठीक है ना। ये वाली बात है, इसकी झिल्ली बहुत पतली होती है, इसीलिए इससे गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। यस, देखिए फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, यानी कि फेफड़ों के अंदर ये जो नलिका जा रही है और आगे छोटी छोटी शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी, जो अंत में गुब्बारे जैसी संरचना में अंतकृत हो जाती है, यानी गुब्बारे जैसी संरचना में बन जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, और बहुत बड़ा सतह उपलब्ध कराती है, क्षेत्रफल उपलब्ध कराती है, जिससे क्या होता है, गैसों का विनिमय हो सकता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तरण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास अंदर लेते हैं, हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, बिल्कुल सही है। जब हम सांस लेंगे तो हमारी पसलियां ऊपर उठेगी, क्योंकि सांस अंदर जा रही है, हवा अपने फेफड़ों में भर रही है, तो वो क्या होंगे, फूल जाएंगे, और हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा बड़ी हो जाती है, यानी कि फेफड़े फूल जाएंगे, यानी वक्ष गुहा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। वक्ष गुहा कह रहे हैं पसलियों के बीच में जो खालिस्तान है, मतलब कोटर है ना, उसको बोल रहे हैं वक्ष गुहिका, है ना, जिसमें अपने फेफड़े स्थित है। तो वो क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, क्योंकि हवा भरने से वो फूल जाएगी। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है। तो कहने का मतलब फुफ्फुस यानी फेफड़ों के अंदर वायु चली जाएगी, भर जाएगी, और विस्तृत कोशिकाओं को भर ली जाती है, और कोशिकाओं तक वायु पहुंच जाएगी। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं को छोड़ने के लिए लाता है, और जो रुधिर है वो क्या करेगा, यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, जो कि अपनी कोशिकाओं में बन गई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड अब कोशिकाओं में आ जाएगी, और कोशिकाओं से ऑक्सीजन रुधिर में चली जाएगी। कोशिका रुधिर वाहिका का रुधिर कोशिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है, यानी कि यहाँ से रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन ले लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, और फिर रुधिर ऑक्सीजन लेकर के शरीर में चला जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के गया था, उसको फिर सांस द्वारा वापस से बाहर छोड़ दिया जाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव यानी फेफड़े सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे
आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। यानी कि फेफड़ों में कुछ न कुछ वायु जरूर रहती है, बिल्कुल खाली नहीं होते हैं, है ना। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। यानी कि हमारे शरीर में केवल विसरण के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरे शरीर में, वो कौन पहुंचाता है? रुधिर पहुंचाता है, रक्त पहुंचाता है ना। तो ये विसरण के द्वारा मतलब ऑक्सीजन पहुंचाने अपर्याप्त है ना। विसरण, केवल विसरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा सकती अपने शरीर में, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इससे पहुंचाने में ना, उसकी दक्षता कम हो जाएगी, ठीक है ना। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर ऊतकों तक पहुंचाते हैं। यानी कि हमारे अंदर क्या होता है, फुफ्फुस के अंदर, फुफ्फुस से जो ऑक्सीजन ले लेते हैं कौन? रुधिर, है ना। और रुधिर के अंदर क्या होता है? श्वसन वर्णक, जिसको हम क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन, है ना। तो वो हीमोग्लोबिन लेकर जाता है और ऊतकों तक यानी सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है, जिससे ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है और जल्दी से वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा देता है। तो कौन पहुंचाता है? हमारे शरीर में रुधिर के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है, रुधिर के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन, जो लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, वो लेकर के जाता है, ठीक है ना। मानव में श्वसन वर्णक क्या है? देखिए लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन है, इसको बोलते हैं श्वसन वर्णक, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है, यानी ऑक्सीजन से क्या बना सकता है? ये बंध बना सकता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं, आरबीसी, है ना, कहाँ पाया जाता है? ये लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है वो विलेय अवस्थाओं में भी हो सकता है, ठीक है ना, और क्योंकि ये जल में घुल जाता है, ठीक है ना। और जो नहीं घुल पाता है वो ऑक्सीजन वापस से, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से फेफड़ों द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। यस, देखो ये क्या लिखा हुआ है कि यदि कोशिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल को ढक लेगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होता है? बताओ, शरीर का क्षेत्रफल तो कितना का होता है? कम होता है ना। जबकि अपने फेफड़ों के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, सभी बहुत सारी कोशिकाएं होती है अपने फेफड़ों के अंदर, ठीक है ना। और उन कोशिकाओं, कोशिका क्या होती है? गुब्बारे जैसी संरचना है, छोटे छोटे बहुत सारी गुब्बारे जैसी स्ट्रक्चर होती है अपने फेफड़ों में। तो उनको जब फैलाते हैं तो 80 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल बन जाता है, यानी कि लगभग एक कमरे की फर्श जितना क्षेत्रफल बन जाएगा, ठीक है ना। इतना बड़ा क्षेत्रफल बन जाता है मतलब, ठीक है ना। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए यानी कि गैसों के आदान प्रदान के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है, यानी आसान हो जाता है। कम समय में ही गैसों का आदान प्रदान हो जाएगा। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो हमारे फुफ्फुस से यानी फेफड़ों से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक यानी अंगूठे तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? जल्दी से पहुंचा देता है। नहीं तो केवल विसरण के द्वारा, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा तो कितने साल लग जाते हैं? 3 साल लग जाते हैं ऑक्सीजन के एक अणु को हमारे फेफड़ों से पैर के अंगूठे तक पहुंचने में। तो इस प्रकार से ये श्वसन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम वहन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू गाइस, और आपको मेरे स्टडी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।